टाइप्स ऑफ क्रिमिनल लॉ देखा था कल हमने. We had gone through the types of criminal law. There were three major codes which are related to the criminal laws. Those are Indian Penal Code 1860, Code of Criminal Procedure 1973 and Indian Evidence Act 1872. ये थे. दीप्ति ठाकुर is also coming. अच्छा, इसके बाद फ्रेंड्स हमने जो अगला लिया था वो था what are the elements of crime. We had discussed 7 elements of crime which constitutes the criminal which are the which defines crime under criminal law. तो वो कौन कौन से थे जरा एक बार फिर से याद करिए. लीगलिटी, एक कानून होना जरूरी है जिसका उल्लंघन हुआ हो. सेकंड वन एक्टस रियस, कोई ऐसा काम किया हो, ह्यूमन कंडक्ट डिनोट करता हो जो कि क्राइम के डेफिनेशन की ओर उस कार्य को ले जाता हो. थर्ड वन इज कॉशन, ह्यूमन कंडक्ट मस्ट कॉज हार्म, ऐसा कोई काम जो ह्यूमन ह्यूमन ने किसी आदमी ने किया हो जो कि दूसरे व्यक्ति को हार्म पहुंचाता हो. तो अगला जो कंटेंट है वो हार्म टू सम अदर पर्सन. कॉशन में हार्म कंडक्ट होना चाहिए इंसान का हार्म पहुंचाने के लिए और हार्म किसी दूसरे व्यक्ति को होना चाहिए. These are the basic elements of crime. Next one, concurrence, state of mind and human conduct. स्टेट ऑफ माइंड और ह्यूमन कंडक्ट के बीच में एक कंकरेंस होनी चाहिए, उसका संबंध होना जरूरी है. स्टेट ऑफ माइंड क्या बोलती है इंसान की और उसने क्या काम किया है, तो वो बड़े जरूरी है क्राइम के लिए. लास्ट वन इज मेंजरिया, स्टेट ऑफ माइंड गिल्टी माइंड. स्टेट ऑफ माइंड गिल्टी माइंड होना बहुत जरूरी है. और ये जो 6 इंग्रेडिएंट्स हैं, अगर ये 6 के 6 किसी क्रिमिनल एक्ट को डिनोट करते हैं देन इट इज डिफाइंड एज क्राइम अंडर क्रिमिनल लॉ. दीज आर द बेसिक एलिमेंट्स. और उसके बाद अगर प्रोसिक्यूशन ने ये 6 के 6 इंग्रेडिएंट प्रूव कर दिए देन द पनिशमेंट इज सर्टेन. अदरवाइज इन द डिफेंस साइड अगर आप इनमें से एक भी किसी को खत्म कर देते हैं, एक भी किसी को वॉश आउट कर देते हैं, कोई बीच से लिंक टूट जाता है, then you will succeed your case and the acquittal will be the final net result. Okay, तो ये एलिमेंट थे. इसके बाद अब कल्पेबिलिटी के ऊपर आता है. तो एनी ऑफेंस डन बाय एनी पर्सन which covers under IPC or any criminal law, the person is called as culpable. जो एक्ट उसने किया है उसको रॉन्ग डूइंग की है उसको हम कल्पेबल कहेंगे. नो एक्ट इज कल्पेबल एक्सेप्ट राम जेठमलानी. लो जी, राम जेठमलानी जी भी जुड़े हैं हमारे साथ साथ, अब पता नहीं कहां से जुड़े हैं. तो कल्पेबल होमिसाइड, कल्पेबल की बात मैं कर रहा हूं. तो इंसान जब भी कोई एक्ट करता है और वो क्राइम की डेफिनेशन के अंदर आता है, वो रॉन्ग डूइंग जो हमने 6 एलिमेंट देखे उसकी परिभाषा के अंदर घूमता है, तो उसे हम कल्पेबल कहते हैं. नेक्स्ट वन वाज what are the levels of culpability. लेवल हमने देखे थे पिछले कल, purposely, knowingly, recklessly and negligently. There were 3 मॉडल पिनल कोड के अंदर क्राइम जो क्रिमिनल इंटेंट को 4 भागों में बांटा गया था. उसमें पर्पस होना जरूरी है, जानकारी होना जरूरी है, रेकलेस, नो दैट इट इज हार्मफुल, इट इज डेंजर, एंड नेग्लिजेंट मतलब लापरवाह. ये 4 जो काम अगर किसी ने किए हैं, इकट्ठे मिलकर किए हैं, ग्रुप में किए हैं, इन कॉन्सोनेंस विद ईच अदर किए हैं, देन इट विल बी ए कल्पेबिलिटी. और कल्पेबिलिटी इज डिफाइंड कवर्स द क्रिमिनल एक्ट. सो ये 4 चीजें होनी बहुत जरूरी है एक व्यक्ति के लिए जिसको हम क्राइम की डेफिनेशन देंगे. दिस वर द नेक्स्ट वन वाज की टू एस्टेब्लिश क्रिमिनल लायबिलिटी. तो वो हमने देख लिया था. उसके बाद लायबल कब होगा, प्रोसिक्यूशन प्रूव करेगा, क्या करेगा, अकाउंटेबल होगा जब वो क्राइम की और कल्पेबल की परिभाषा में जो व्यक्ति आ जाएगा, ही विल बी अकाउंटेबल फॉर द पनिशमेंट. एंड नेक्स्ट वन वाज इंग्रेडिएंट्स ऑफ क्राइम क्या क्या थे. 2 मेजर इंग्रेडिएंट्स है, एक्टस रियस एंड मेंजरिया. ये दोनों हमने कल काफी अच्छे तरीके से एलोबरेटली डिस्कस किया है. मैं आपको रिकैप दे रहा हूं कल का. जो नए जुड़े हैं आज उन सबका मैं स्वागत करता हूं. और नए आज काफी जुड़ रहे हैं, थैंक यू वेरी मच.
ऑल न्यू बिगिनर्स जो हमारे साथ इस क्लास में जुड़े हैं उन सभी का मैं तेजस्वी शर्मा आप स्वागत करता हूं। और हम क्राइम के बारे में, लॉ के बारे में जानकारी ले रहे हैं। लॉ का जो सेगमेंट है हमारा क्रिमिनल लॉ का, उसके अंदर अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो यू स्टार्ट फ्रॉम इट। अगर आपको इससे पहले की नॉलेज लेनी है तो इसी ग्रुप के अंदर मैंने वीडियोस डाले हैं, पीछे आप चले जाइएगा, वहां आपको कोई ना कोई कंटेंट जरूर मिलेगा जो इससे रिलेट करेगा। ओके, एक्टस रियस एंड मेंस हमने कल देख लिया था। मेंस और एक्टस रियस का क्या नेक्सस है आपस में? मेंस होगा, एक्टस रियस नहीं होगा, नो क्राइम। एक्टस रियस होगा, मेंस नहीं होगा, नो क्राइम। इट इज ए मैं ये कहूंगा मेंस एंड एक्टस रियस बोथ कॉन्स्टिट्यूट्स ए क्राइम if they are collectively mentioned, mens rea and actus reus, तभी वो क्राइम की डेफिनेशन के अंदर आएगा। अदरवाइज कोई भी एक्ट जिसके साथ गिल्टी इंटेंशन ना हो इज नॉट covered under crime, or if mens rea is there, guilty intention is there, no actus reus कोई काम नहीं हुआ है in furtherance of that guilty intention, then it will also not be the crime. Okay friends, तो ये हमने कल देखा था। अब उसके बाद फिर वही रेकलेस और नेग्लिजेंट को हमने डिफाइन किया था। क्या डिफाइन किया था, एक छोटा सा बता देता हूं। रेकलेसनेस मतलब कि शुड नो, सिर्फ जानकारी होगी दैट ही और हर एक्शन वर लाइकली टू कॉज हार्म, किसी व्यक्ति को अगर इतनी जानकारी है कि वो मेरे इस काम से किसी को नुकसान हो सकता है, देन इट इज कॉल्ड एज रेकलेसनेस। एंड इन द अदर वे नेग्लिजेंस मतलब एक्टेड, कर दिया, ब्रीच ऑफ लॉ को, कानून को तोड़ते हुए कोई एक्ट किया है विच इज फॉरबिडन अंडर लॉ, कानून ने उसकी परमिशन नहीं दी है, कमांड ने उसकी परमिशन नहीं दी है, इवन देन ही हैड एक्टेड अपॉन, एंड देयर इज कपल्ड विद मेंस रिया एज वेल एज एक्ट हैज बीन डन, एक्टस रियस। तो दोनों हो गए, मेंस रिया भी है, एक्ट भी है और काम हो चुका है, दैट इट इज नेग्लिजेंस। और ये चार आपने पहले पढ़ लिए, पर्पस, इंटेंशन, नॉलेज, रेकलेसनेस एंड नेग्लिजेंट। तो ये अगर देखना होगा तो पिछले कल के जो मैंने आपको वीडियो डाला है इसी ग्रुप के अंदर, मेरा यूट्यूब के ऊपर भी है, वो लिंक करेगा आपको, आप वहां पर डिटेल में 1 घंटे का लेक्चर है पूरा, ये इन पूरे जितना भी हमने अभी रिकैप में लिया वो सब कुछ वहां पर है। तो नाउ फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का लेक्चर शुरू करने के लिए 20 मिनट हमारे पास अभी है, 20 या 25 मिनट। जब ये बीच में टूट जाएगा तो आप लोग 5 मिनट बाद रेस्ट करके एक बार फिर से लिंक करेंगे, क्योंकि इट इज अ डेमो क्लास, 40 मिनट्स का हमें समय मिलता है, उसमें से हमने 20 मिनट गवा दिए हैं कनेक्टिविटी और रिकैप के अंदर। तो अब शुरू करते हैं अगला पार्ट। तो पार्ट नंबर 2 के अंदर हम आगे चलेंगे, रेकलेस और नेग्लिजेंट के बाद चलेंगे हम, एलिमेंट्स हम देख रहे हैं क्राइम के। तो अब व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंटेंट, हमने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात सुनी कि देयर मस्ट बी इंटेंशन टू कॉन्स्टिट्यूट ए क्राइम, देयर मस्ट बी इंटेंशन। और इंटेंशन कैसी होनी चाहिए? गिल्टी इंटेंशन। गिल्टी इंटेंशन मतलब मेंस रिया। ये एक बार जरा आप सारे मुझे अपना अपना बताएंगे नाम लेके कि यू आर कनेक्टिंग विद मी, सिर्फ आप इंटीमेशन देंगे, क्योंकि मेरा स्क्रीन इस वक्त बिजी है, मैं देख नहीं पा रहा हूं कौन कौन जुड़े हैं। तो प्लीज एक बार आप सभी फटाफट से बोल दीजिए ताकि मैं इस लेक्चर को आगे बढ़ा पाऊं। जल्दी से कौन कौन इस वक्त जुड़े हैं? माइक ऑन करिए अपने और सिर्फ नाम लेना है बस। हाँ जी सर, निशा। ओके निशा। सेकंड हेलो हेलो भाई, कमल कौंडल। कमल, ओके कमल। नेक्स्ट सर, सुप्रिया। ओ सुप्रिया, गुड इवनिंग, वेलकम टू दिस क्लास। गुड इवनिंग आपकी सर। आपकी जो कनेक्टिविटी प्रॉब्लम थी सॉल्व हो गई ना? हाँ जी सर। ओके डोलमा चंदेर। हाँ डोलमा जी आपका, हाँ डोलमा जी स्वागत है आपका भी। नेक्स्ट जसमीत सर। जसमीत, ठीक है जसमीत, ओके। नेक्स्ट दीप्ति ठाकुर सर। ओ दीप्ति, वेलकम टू दिस क्लास। थैंक यू सर। हाँ, आपका भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है कनेक्टिविटी से रिलेटेड या पिक्चर से रिलेटेड, वो वीडियो से रिलेटेड, ऑडियो से रिलेटेड? यू आर हियरिंग मी प्रॉपर्ली? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ ऑडियो की प्रॉब्लम आ रही थी, वो मैंने बताया आपको।
आप कॉल ओवर इंटरनेट को दबा के अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। ओके, वीडियो भी आप थोड़ी देर बाद वीडियो भी दिखा देना एक बार। मैं चाहूंगा हमारे न्यू कमर्स का सॉरी मेरे पास इंफॉर्मेशन हो, बाद में देखेंगे अभी, है ना। ओके, तो फ्रेंड्स आई होप कि आप सभी अच्छे से सुन रहे हैं इस चीज को। तो पीछे रिकैप था, उसको आपने कल के जो मेरा टॉपिक था वो सारा अच्छा सा है, उसको देख लीजिएगा। अब चलते हैं दोस्तों आगे। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंटेंट? आई once again told you कि intention is very important for constituting a crime. If any person, if you want to drag any person under the definition of crime, relate or link any person, अपने अपने माइक्स बंद कर दीजिए सभी, अब प्लीज माइक बंद कर दीजिए। अब इंटेंशन is the utmost requirement for constituting a crime, very important। चाहे वो आईपीसी पढ़ लीजिए आप, चाहे क्रिमिनल लॉ पढ़ लीजिए, you had gone through the आईपीसी। ये जो इंटेंट वाला वर्ड था आपने आईपीसी में जरूर देखा होगा, इसको सेक्शन 34 के अंदर जरूर देखा होगा। वहां पर इंटेंशन और मेंजरिया प्लस आपका एक्टस रियस आया होगा, लेकिन ये क्रिमिनल लॉ के अंदर है। दिस इज अ बेसिक डेफिनेशन, बेसिक इंग्रेडिएंट। इंटेंशन, अगर किसी की गलत इंटेंशन नहीं है तो इट इज नॉट क्राइम। मेक इट इन योर माइंड, अपने दिमाग के अंदर बिठा लीजिए, कोई भी एक्ट जब तक गिल्टी इंटेंशन से ना किया गया हो, इट इज नॉट डिफाइंड अंडर क्रिमिनल लॉ। कोई भी एक्ट है, क्राइम का कोई भी एक्ट है, ओके, इट इज श्योर। यू आर द एडवोकेट्स और यू आर द स्टूडेंट्स, मेक इट श्योर कि कभी भी क्राइम की अगर बात होगी तो गिल्टी इंटेंशन की बात आएगी। गिल्टी इंटेंशन को हम आगे कैसे लेते हैं? What are the types and how the guilty intention is to be grabbed? How we can understand that it is guilty intention? How we can define that it is intention or guilty intention? It is an act or an act with the guilty intention। फर्क है इन चीजों के अंदर। एक्टस रियस के अंदर जब गिल्टी इंटेंशन जुड़ेगी देन ओनली क्राइम बनेगा, अदरवाइज एक्टस एक्ट होने दीजिए। मैंने कल इसको काफी डिटेल में कर दिया है। अब आगे चलते हैं। तो अब मैं स्क्रीन के ऊपर लेता हूं आप लोगों को थोड़ी देर के लिए। स्क्रीन देखिएगा, अपने नोटबुक देख कर लीजिए आप। नोटबुक में इसको एंटर करना है, लिखना है आप सभी। इंटेंशन के जो टाइप्स हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटेंशंस। फर्स्ट इज मैलिस एफोरसेड, काम करने से पहले गलत विचार, गलत सोच। और सेकेंडली स्पेसिफिक, किसी एक व्यक्ति को गलत विचार से हर्ट करने की सोच। और तीसरी है जर्नल, काम तो करना है, कल्पेबल करना है, क्राइम करना है, लेकिन जर्नल सोच के साथ करना है, कोई स्पेसिफिक सोच नहीं है। तो ये था हमारा आज का जो टॉपिक था। यहां हमारी टर्मिनेट हुई थी कॉल। अब इसके बाद अब कैसे प्रूव करना है इंटेंशन को? मेंटल स्टेट है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स टू प्रूव। देयर इज रेयरली एंड डायरेक्ट एविडेंस ऑफ ए डिफेंडेंट इंटेंट as nearly no one who commits a crime willingly admits it। ये हमने पहले डिस्कस कर लिया। कोई नहीं मानेगा मैंने क्राइम किया है, तो प्रूव कैसे करना है? टू प्रूव क्रिमिनल इंटेंट हम कैसे करेंगे? सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के ऊपर। उसके लिए डिटेल मैंने आपको बताई। सर्कमस्टांसेस देखे जाएंगे, किस सर्कमस्टांस के अंदर, किस नेचर के साथ, कैसे मूड के साथ, कैसे उसका ह्यूमन बिहेवियर के साथ और एक्ट हुआ है, और वो एक्ट क्या इस तरीके का था जो कि मेंजरिया को डिपिक्ट करता है, बताता है। तभी हम उसको क्राइम की डेफिनेशन के अंदर लेके जाएंगे और उसको प्रोसिक्यूट करेंगे। ओके, How does mens rea relate to actus reus? अब ये भी एक बड़ा टॉपिक, थोड़ा कल डिटेल में कल किया था हमने, इसको थोड़ा सा और एलोबरेटली देखते हैं आज। मेंस रिया हो गया, इंटेंशन हमने पा ली कि मैलिस इंटेंशन है, स्पेसिफिक है या जर्नल है। लेकिन फ्रेंड्स, क्या वो इंटेंशन ही सफिशिएंट है? और अगर इंटेंशन, गिल्टी इंटेंशन सफिशिएंट क्राइम को बनाने के लिए नहीं है, तो उसके लिए जो जरूरी चीज साथ में है वो एक्टस रियस है। तो मेंस रिया और एक्टस रियस को हम इकट्ठे कैसे कनेक्ट करेंगे ताकि एक क्रिमिनल ऑफेंस डिफाइन हो सके?
कोर्ट के अंदर, प्रोसीडिंग के अंदर, सब्सटेंशियल लॉ जो हमारा कहता है आईपीसी, उसके अंदर हम इसको ला सकें, उसके पैरामीटर के अंदर लाकर सीआरपीसी के तहत हम कोर्ट के अंदर इसको लेकर जाएं और वहां पर एविडेंस एक्ट का सहारा लेकर पनिशमेंट दिलाएं। तो ये है। अब इसके बाद तो देखिए जरा, मेंस रिया एंड एक्टस रियस आर टू इंपॉर्टेंट टर्म्स इन क्रिमिनल लॉ, you know very well. The terms are taken from the Latin sentence. इसको जरा एक बार लिख लीजिए आप। वैसे काफी बार लिखा है आपने जब लॉ किया है तो, लेकिन अब फिर लिखवा रहा हूं। Actus non facit reum, actus non facit reum, nisi mens sit rea। ये आपने याद रखना है, बेसिक कंसेप्ट है ये हमारे क्रिमिनल लॉ का। लैटिन वर्ड है, लैटिन कोड है, मैक्सिम है ये, ठीक है। तो उसको आपने याद रखना है। इसका मतलब क्या है? एन एक्ट डज नॉट मेक ए पर्सन गिल्टी अनलेस द माइंड इज ऑल्सो गिल्टी। वेरी क्लियर। एक बार नहीं 20 बार मैं पिछले 2 दिनों से बोल रहा हूं कि जब तक किसी का माइंड एक्ट, तब तक वो गिल्टी नहीं माना जाएगा जब तक कि उसका माइंड गिल्टी नहीं है। An act does not make a person guilty। किसी भी व्यक्ति को उसका किया हुआ काम, भले ही वो कानून की धाराओं के अंतर्गत गलत काम है, तब तक उसे गिल्टी नहीं माना जाएगा। क्राइम के अंदर, क्राइम की स्पेसिफिक डेफिनेशन के अंदर, ही विल नॉट बी हेल्ड गिल्टी अनलेस द माइंड इज ऑल्सो गिल्टी। इंटेंशन जो इसकी है, गिल्टी इंटेंशन जो भी हमने पढ़ा, वो आपने प्रूव नहीं की कि दिस एक्ट वाज डन विद द गिल्टी माइंड। गलत इंटेंशन, गिल्टी इंटेंशन से किया गया है। रॉन्ग एंड गिल्टी में फर्क है, ये भी आपने समझना है। रॉन्ग का मतलब है गलत, सिंपल गलत। कोई भी काम है, आपने गलत काम कर दिया, जो करना कुछ और था हो कुछ और गया, उसे हम गलत कहते हैं, रॉन्ग वर्ड कहते हैं उसे। राइट एंड रॉन्ग। लेकिन यहां गिल्टी वर्ड है, गिल्टी के साथ मैलिस जुड़ता है, जो पीछे हमने देखा। मैलिस जुड़ेगा इंटेंशन में, गलत विचार जुड़ेगा, राइट। तो वो जो विचार है वो मेंजरिया होना चाहिए, तभी ये व्यक्ति मेंजरिया और एक्टस रियस जुड़ के क्राइम बनाएंगे। I think you are clear now on this point. How the actus reus satisfies? How the actus reus satisfies? कैसे satisfy करेगा actus reus? In all circumstances, it is essential that all elements of the actus reus are satisfied. बार बार कहने का मतलब मेरा यही है कि एसेंशियल जो ग्राउंड्स है क्राइम के लिए, उसमें एक्टस रियस का सेटिस्फाई, जो एक्टस रियस के ग्राउंड्स हैं, कौन कौन से ग्राउंड्स हैं, वो सेटिस्फाई होने जरूरी है। एक्टस रियस भी पूरा होना जरूरी है, पार्ट में होना जरूरी नहीं है। It should be complete actus reus in furtherance of guilty intention and committed that particular offense, that harm। बीच में नहीं छोड़ना है एक्टस रियस को। अगर बीच में छूट गया तब भी वो क्राइम नहीं कहलाया जाएगा। इसको मैं थोड़ा डिफाइन करूंगा, इसको थोड़ा एलोबरेट करूंगा थोड़ा सा आगे, लेकिन पहले माइक बंद कर दीजिए विकास अपना। दिस इंक्लूड्स एक्टस रियस के जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट एलिमेंट्स हैं, फुली सेटिस्फाई कैसे होंगे? फुल एंड फाइनल। फुल एंड फाइनल का मतलब है डिफेंडेंट्स कंडक्ट। पहले तो उसका कंडक्ट देखा जाएगा, एक्यूज का कंडक्ट देखा जाएगा कि क्या कंडक्ट है। मैंने पहले कहा कि वो आ रहा है लाठी उठा के, जबरदस्ती दौड़ता हुआ, गाली देता हुआ, गुस्से में आ रहा है, दैट इज हिज कंडक्ट। वो भी कंडक्ट है, मारी नहीं है उसने भी लाठी। याद रखिएगा दोस्तों, एक्टस रियस तभी कंप्लीट होगा जब एंड रिजल्ट आ जाएगा। लाठी लेके कोई दौड़ के आ रहा है, इट डजंट मीन कि वो क्राइम कर दिया। ही इज नॉट कवर्ड अंडर क्राइम टिल नाउ। वो सिर्फ अभी पार्ट परफॉर्मेंस कर रहा है उस एक्टस रियस। ये है इसका मतलब। सेकंड, एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन सर्कमस्टांसेस।
कोई ऐसे सर्कमस्टांस वहां पर बन रहे हैं जिससे कि ये बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि ही इज एट द वर्ज ऑफ डूइंग द ऑफेंस, बिल्कुल बस करने ही वाला है, कंडक्ट उसका शो हो रहा है और उसकी टेम्परामेंट ये दिखा रहा है कि ही इज गोइंग टू कमिट सम क्राइम टू हार्म द पर्सन, टू हार्म द पर्सन। हार्म की बात करता हूं अभी, यहां क्राइम की बात नहीं है। वो चोट के लिए डंडा लेकर दौड़ के आ रहा है और आपकी तरफ को दौड़ रहा है। दो पार्ट हो गए एक्टस रियस, लेकिन अभी भी एक पार्ट बाकी बचा है। जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा, एक्टस रियस कंप्लीट नहीं होगा, सेटिस्फाइड नहीं होगा। एंड अनटिल एंड अनलेस द दिस एक्टस रियस इज नॉट कंप्लीटेड सेटिस्फाइड, इट विल नॉट बी ए क्राइम अंडर क्रिमिनल लॉ। तीसरा देखिए अब आप, थर्ड वन इज पर्टिकुलर रिजल्ट। बस जब नतीजा आ गया, सिर फट गया, खून निकल गया, आदमी या मर गया या घायल हो गया, गोली लग गई, चोरी हो गई, फॉर्जरी हो गई, फ्रॉड हो गया, ठीक है, कोई भी कमिट हो गया, कंप्लीट हो गया, देन these three things are complete, actus reus complete, satisfied। और जब सेटिस्फाई हो गया तो फिर इसको मेंजरिया के साथ, जो पिछले हमने दो स्लाइड देखी, इंटेंशन के साथ, मैलिस इंटेंशन के साथ जोड़कर जब हम देखेंगे तो फिर वो कहलाया जाएगा क्राइम। तो वेरी वेरी क्लियर अपॉन दिस पॉइंट्स, आपको ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर रखना है। एक्टस रियस मेंजरिया अगर आपने ढंग से देख लिया, इसको फिर किताबों में जरूर पढ़ लेना आप। और भी वीडियोस हैं, अच्छे अच्छे एडवोकेट्स के और वीडियोस हैं, क्योंकि हमारे पास कंस्ट्रेन है टाइम का यहाँ पर, उसमें और आपने अच्छे तरीके से इसको देखना है और ज्यादा समझना है। अभी मैं केस लॉज की बात करूंगा, जब हम आईपीसी के अंदर जाएंगे तो मैं एक्टस रियस और मेंजरिया के अंदर केस लॉज के साथ आपको डिस्कस करूंगा। ये भी बेयर नॉलेज है, आपको बेयर नॉलेज है। ओके, ऑल ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ईच ऑफेंस मस्ट बी वर्क थ्रू मैथमेटिकली, methodologically on the basis of the definition of offense। मैथोडोलॉजिकली क्या मतलब है? मेथड से देखे जाएगा, एक के बाद एक देखा जाएगा, डिफेंडेंट्स कंडक्ट देखा जाएगा, एग्जिस्टेंस ऑफ सर्कमस्टांस और पर्टिकुलर एंड रिजल्ट देखा जाएगा। इस तरीके से हम एलिमेंट देखेंगे जो सेटिस्फाई करेंगे एक्टस रियस को, ऑफेंस को। राइट फ्रेंड्स, अब एक शब्द आ गया यहां पर, लव ट्रायंगल हमने सुना है, कोई और ट्रायंगल भी हमने देखा है, एक बारामूडा ट्रायंगल भी है जहां पे प्रशांत महासागर और उसके बीच में एक एरिया है जहां पे काफी ज्यादा वो भमडर चलते हैं। वो ट्रायंगल सुने हैं हमने, हमने ज्योमेट्रिकल ट्रायंगल जरूर देखे हैं, सुने हैं, लेकिन ये नया शब्द आ गया है, क्राइम ट्रायंगल। क्राइम ट्रायंगल का क्या मतलब है फ्रेंड्स? इट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ क्रिमिनल लॉ। क्राइम ट्रायंगल, अगर ये ट्रायंगल पूरा नहीं होता है तो क्राइम नहीं माना जाएगा। तो देखते हैं जरा, आइडेंटिफाइज 3 फैक्टर्स दैट क्रिएट ए क्राइम ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस। क्राइम ट्रायंगल एक ऐसा वर्ड है, इट इज द वर्ड which denotes the factors which creates the which denotes the criminal offense। ये क्राइम ट्रायंगल क्या है देखिए जरा एक बार, डिजायर ऑफ ए क्रिमिनल टू कमिट ए क्राइम, वही है पिछले वाला ही, लेकिन थोड़ा और एंगल से। ये डिफरेंट ऑथर्स ने लिखा है, डिफरेंट ये टॉपिक्स बनाए हैं मैंने आपके लिए, स्पेशली टॉपिक कई जगह से उठा के लिया है ताकि कोई चीज ऐसी छूट ना जाए आपके दिमाग से। हर एंगल से मैंने कोशिश की है, बहुत मेहनत की है, लेबोरियस वर्क किया है, स्लाइड्स बना के आप लोगों हम सबके लिए, तो इसका फायदा आप जरूर लेंगे। डिस्क्राइब डिजायर ऑफ ए क्रिमिनल टू कमिट क्राइम, उसने सोचा, एफोर थिंकिंग, एफोर थॉट, जो पहला था हमारा इंटेंट में, एफोर थॉट कर लिया उसने। टारगेट ऑफ द क्रिमिनल्स डिजायर, फिर उसने टारगेट किया कि मैंने जो सोचा उसको टारगेट करना है। एंड थर्ड वन इज अपॉर्चुनिटी फॉर द क्राइम टू बी कमिटेड, और जब मौका मिला तो क्राइम की अपॉर्चुनिटी उसने अवेल करी और एंड पॉइंट तक पहुंच गया।
इट इज कॉल्ड द क्राइम ट्रायंगल। अगर ये तीन चीजें साथ में जुड़ गई, कपल हो गई, तो फिर उसे कहते हैं क्राइम ट्रायंगल, और ये तीनों चीजें बनाती है क्रिमिनल ऑफेंस। इज इट राइट? आई थिंक यू हैव गॉन थ्रू इट। अब टाइप्स ऑफ क्राइम भी देखने पड़ेंगे। जब हमने क्राइम देख लिया, अभी मैं पिछले टॉपिक्स में हर्ट चोट 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 की बात कर रहा था, तो जैसी बात वैसा ही सोच आ जाती है। जब मैं चोट की बात कर रहा हूं काफी लंबे समय से, तो हम कंस्ट्रेन कर लेंगे अपने माइंड को कि चोट से ही रिलेटेड है क्राइम। क्राइम सिर्फ चोट तक ही सीमित है, लेकिन नहीं दोस्तों, क्राइम डिफरेंट टाइप्स के हैं। वो चोट भी हो सकती है, मेंटल हरासमेंट हो सकती है, मेंटल हर्ट हो सकता है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकती है, और कई तरह की हैं। तो कौन कौन सी तरह की हैं जरा देखिए एक बार स्क्रीन के ऊपर। क्राइम की कैटेगरी कौन कौन सी हैं? क्रिमिनोलॉजिस्ट कॉमनली ग्रुप क्राइम्स इनटू 5 मेजर कैटेगरीज। 5 मेजर कैटेगरीज है क्राइम की, जो कि हमारे क्रिमिनल लॉ के अंदर आती हैं। उसके सब्सिडरी बहुत है, आगे ब्रांचेस हैं, लेकिन मेनली तक आपने अगर यहां तक भी समझ गए तो काफी है। नंबर 1, वायलेंट क्राइम, जिसकी बात हम हर्ट से कर रहे हैं। वायलेंट क्राइम, चोट पहुंचाना जहां पर है, जहां उपद्रव करना हमारा क्राइम है, या कुछ ऐसी जहां वायलेंस होती है। किसी की दुकान फूंक दी, किसी की गाड़ी फूंक दी, किसी का घर फूंक दिया, किसी को चोट पहुंचा दी, वायलेंस है जहां पर। समझते हैं ना? भीड़ वाला काम है, जो वायलेंस हुई है, डायरेक्ट अटैक हुआ है, डायरेक्ट फिजिकल हर्ट हुआ है, प्रॉपर्टी के ऊपर हर्ट। सेकंड वन है प्रॉपर्टी क्राइम। ऐसे भी क्राइम है जहां पर हर्ट नहीं हुई है, वायलेंस नहीं हुई है, लेकिन प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्राइम हुए हैं। प्रॉपर्टी, किसी की हत्याली, जाली कागज बना के, वसीयत बना के अपने नाम करवा ली, कोई ऐसे स्टाम्प बनवा लिए, कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बना लिए, किसी भी तरह से फ्रॉड, जिसे हम कहते हैं 415 के अंदर आता है चीटिंग, वो वाले। और साथ में 466 से लेकर 467, 48 एंड 469, 470, 71 तक जो भी क्राइम्स आते हैं आईपीसी के अंदर, वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्राइम्स आते हैं। डॉक्यूमेंट्स ऐसे बच जाते हैं, तो उसे प्रॉपर्टी क्राइम्स कहते हैं। थर्ड वन इज व्हाइट कॉलर क्राइम। दिखने में बड़े व्हाइट कॉलर लगते हैं, वो अंदर अंदर से मनी के हैं, ट्रांसफर ऑफ मनी होती है। कई ऐसे व्हाइट कॉलर क्राइम्स हैं जो कि ना वायलेंट होते हैं, ना ही वो प्रॉपर्टी को डायरेक्टली हिट करते हैं, बट वो क्राइम इंटरनल क्राइम्स होते हैं, अपनी क्या बोलते हैं उसको, ईगो सेटिस्फाई करने के लिए, अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए। इंटरनली जो क्राइम होते हैं, लेकिन सामने दिखते सफेद है, लेकिन पीछे से काले धंधे होते हैं, उन्हें हम व्हाइट कॉलर क्राइम कहते हैं। नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या होता है? एक संस्था बन गई कि हमने टेररिस्टिक अटैक करने हैं, टेररिस्टिक अटैक करने हैं। आप जानते हैं बम फेंकना है तो कितने लोगों का एक संगठन बनता है। कई है हमारे पास ऐसे संगठन, सिमी वगैरह थे, कई तरह के हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा ज्यादा, लेकिन कोई ऑर्गेनाइज क्राइम किया जाता है, एक ऐसा ग्रुप बन जाता है कि हमारा काम सिर्फ जमीन को हथियाना ही है। ऐसा बन जाता है कि हमारा काम सिर्फ लोगों को वायलेंस करके वहां डराना धमकाना ही है। वो ऑर्गेनाइज क्राइम होता है, उसमें पहले प्री माइंड होता है पूरा प्लान, वो ऑर्गेनाइज क्राइम के अंदर आता है। लास्ट वन है consensual or victimless crime. For last 4 or 5 days marathon, अगर आप याद करें तो वहां पर हर जगह यही आया है कि क्राइम शुड बी डन, एक्ट मस्ट बी डन अगेंस्ट द अदर पर्सन। लेकिन मैंने एक बात और भी कही थी कि दिस इज जनरल रूल, देयर आर सम एक्सेप्शंस आल्सो। एक्सेप्शंस हैं, अपवाद हैं, आईपीसी के अंदर हैं, कई जगह और भी हैं। तो उन अपवादों में दूसरे आदमी का विक्टिम नहीं है। ऑफेंस तो हुआ है लेकिन विक्टिम दूसरा नहीं है। हार्म हैज नॉट बीन कॉज्ड टू सम अदर पर्सन, हार्म हैज टू कॉज्ड, किसको हार्म हुआ? फिर
जब हार्म नहीं हुआ दूसरे व्यक्ति को, तो हाउ वी कैन से दैट इट इज ए क्राइम अंडर आईपीसी या क्रिमिनल लॉ? देयर इज एक्सेप्शन। कंसेंसुअल और विक्टिमलेस क्राइम, ये वो क्राइम है जो कि व्यक्ति अपने ऊपर करता है, अपने शरीर के साथ करता है, लेकिन वो भी क्राइम की डेफिनेशन में आते हैं। देयर आर एक्सेप्शनल केसेस। विक्टिमलेस क्राइम के कौन कौन से हैं उदाहरण? सुसाइड, अपने ऊपर करते हैं ना, सुसाइड हो गया तो चला गया, नहीं हुआ तो ऑफेंस है। ड्रग्स हम खुद पीते हैं, सिगरेट, शराब या दूसरी जो क्या है वो एनडीपीएस वगैरह की जो भी ड्रग्स हैं, या साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस लेते हैं, तो वो किसको लॉस करते हैं? दूसरे को नहीं पिलाए जाते, अपने ही शरीर के ऊपर हमने किया है उसको यूज, लेकिन वो भी क्राइम है। पोर्नोग्राफी, पोर्नोग्राफी की दो तरह की होती हैं। जब हम साइबर क्राइम के अंदर जाएंगे तो वहां इसको डिस्कस करेंगे बड़े एलोबरेटली। लेकिन पोर्नोग्राफी विद चाइल्ड एंड पोर्नोग्राफी विद एडल्ट्स, तो because you are law students, I have no hesitation to say this thing, because you must deal such type of cases in future also. तो पोर्नोग्राफी में कोई भी ऐसी वीडियो बनाई है जो कि दो जो हमारे मेजर है, एक मैन एंड वीमेन के मेजॉरिटी एज में, उन दोनों ने कंसेंट से कोई वीडियो बनाई है, उस वीडियो को आगे डाल दिया है किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो उसे हम पोर्नोग्राफी। और पोर्नोग्राफी दोनों के कंसेंट से बनी थी, लेकिन बनी कंसेंट से है, हार्म किसी का नहीं हुआ, बट इवन देन इट इज ऑफेंस अंडर क्रिमिनल लॉ। ट्रेसपास, ये सारी जो है, दीज आर द 5 मेजर कैटेगरीज ऑफ क्राइम, 5 मेजर कैटेगरीज। तो आई थिंक यू हैड गॉन थ्रू दिस। अब इसमें कोई कंफ्यूजन होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बाद में। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, ये तो हमने देख लिया। यस, ये लिखिए, स्टेजेस ऑफ क्रिमिनल केस। स्टेजेस ऑफ क्रिमिनल केस को जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। अब हमने लॉ को पढ़ा, लॉ को अच्छे से देखा, फिर एक बार टाइम देख लूं, हाँ थोड़ा सा 10-15 मिनट का है। लॉ को देख लिया हमने, क्राइम तक पहुंच गए, क्राइम की डेफिनेशन देख ली, लॉ क्रिमिनल लॉ को पढ़ लिया, क्राइम कैसे होता है, कैसे कॉन्स्टिट्यूट होता है, ये सब कुछ देख लिया। अब ये भी देख लिया कि सब्सटेंशियल लॉ के अंदर किसी को क्राइम अगर कॉन्स्टिट्यूट किया है तो उसको प्रोसीजरली कैसे लेके जाना है, कहां लेके जाना है, और कौन सा वो एक्ट है जो प्रोसीजर इसका अडॉप्ट करेगा, वो सीआरपीसी है। अब थोड़ा सा एक बात फिर से मैं आपको बोर्ड के ऊपर लेके चलता हूं। पहले ये देख लीजिए जो नए जुड़े हैं, ये आईपीसी है, बेसिक लॉ, स्टैट्यूट्स है, ये सारे स्टैट्यूटरी लॉ है। अब हमने लॉ पढ़ लिया है, कल वीडियो देख लीजिएगा। स्टैट्यूटरी लॉ के अंदर आईपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एंड एविडेंस एक्ट, ये क्रिमिनल लॉ को डिफाइन करते हैं। क्रिमिनल लॉ, तो क्रिमिनल लॉ की ये मेजर जो स्टैट्यूट है जिसको हम देखते हैं। आईपीसी सब्सटेंशियल है, यहाँ पर किसी ने कोई क्राइम किया है उसके बारे में जानकारी दी होगी और ये लिखा होगा कि इस व्यक्ति ने जो कानून का उल्लंघन किया है, क्राइम किया है, उसको इस तरह की सजा होगी। लेकिन वो सजा कहां होगी, कैसे होगी, उसका प्रोसीजर सीआरपीसी के अंदर है। पुलिस में केस रजिस्टर्ड होगा, एफआईआर होगी, उसके बाद अगला प्रोसेस चलेगा, कोर्ट के अंदर केस आएगा, कैसे कोर्ट उसको आगे लेगा, वो कोर्ट का प्रोसेस सीआरपीसी के अंदर लिखा गया है। थर्ड वन, कोर्ट को जो आईपीसी के अंदर जो गुनाह किया गया है, किसी व्यक्ति ने हार्म किया है, किसी ने नुकसान किया, क्राइम किया है, उसकी जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और दूसरी एविडेंस है, उन सबको कोरोबरेट करके कैसे कोर्ट के सामने लाया जाएगा, वो लाएगा कौन, वो लाएगा इंडियन एविडेंस एक्ट। ये तीन चीजें इकट्ठी मिलके एक प्रॉपर प्रोसीजर को, क्रिमिनल लॉ के प्रोसीजर को बनाती हैं। तो अब देखते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं अब हम, इसको भी छोड़ देते हैं अब हम। चलो एक बार दोबारा से लिख देता हूं,
जस्ट गो थ्रू दिस पर्टिकुलर, यहां आपने बड़े आराम से समझना है इसको। सीआरपीसी, सीआरपीसी नहीं पढ़ा रहा हूं अभी मैं, बेसिक चीज बता रहा हूं आपको। प्रोसीजरल लॉ है, आईपीसी में ऑफेंस हुआ, किसी और सब्सटेंशियल लॉ के अंदर ऑफेंस हुआ, वो सीआरपीसी के अंदर उसकी प्रोसीडिंग शुरू हो गई। बेसिक जनरली देखना जरा क्या होता है, पहले सबसे पहले हम एफआईआर दर्ज कराएंगे। कोई भी ऑफेंस हुआ है, विक्टिम क्या करेगा, एफआईआर दर्ज करेगा। एफआईआर दर्ज करने के बाद क्या होता है, पुलिस उसमें इन्वेस्टिगेट करती है। पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, कैसे इन्वेस्टिगेट करेगी उसको हम सीआरपीसी के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन ये जनरली आपने इसको देखना है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और उसके बाद पुलिस ने एक सेकंड जरा इसको मैं अपडेट कर दूं, क्योंकि मुझे आ गया है नोटिफिकेशन। 10 मिनट, 7-8-10 मिनट और बचे हैं। एफआईआर पुलिस ने करी, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई और पुलिस ने सारा इन्वेस्टिगेशन करके क्या किया, कोर्ट के अंदर चालान भेज दिया। कोर्ट के अंदर चालान गया तो वहां पर एक प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया कोर्ट में। यू नो वेल, जो एडवोकेट्स हैं वो सब जानते हैं कैसे चालान पेश होता है, उसके बाद क्या क्या प्रोसीडिंग्स होती हैं, उसको हम अलग से टॉपिक करेंगे सीआरपीसी के अंदर। कोर्ट के अंदर जब बात आ गई तो उसके बाद कोर्ट क्या क्या करेगा, वो भी प्रोसीडिंग, वो भी स्टेजेस है। देयर आर 1, 2 and 3 stages in the court, 1 stage is with the police। तो 4 जो स्टेजेस है, इन 4 स्टेजेस को हमें समझना पड़ेगा। तो समझते हैं, शुरू करते हैं सबसे पहले पुलिस से साथ से। इनको जरा मैं थोड़ा वॉश कर देता हूं। सीआरपीसी के अंदर एफआईआर दर्ज हुई। अब हमारे पास क्या प्रोसेस है, एफआईआर में सबसे पहले जो पुलिस है, पुलिस क्या करेगी, इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगी। इन्वेस्टिगेशन पता है ना, इन्वेस्टिगेशन का, इन्वेस्टिगेशन क्या क्या होगी वो मैं आगे बताऊंगा, इसी टॉपिक के अंदर बताऊंगा, लेकिन सिर्फ इतना सा समझना है अभी आपको। इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। इन्वेस्टिगेशन जब कंप्लीट हो गई, ओके, तो उसके बाद उन्होंने चालान पेश कर दिया, कहां, कोर्ट के अंदर। कोर्ट के अंदर चालान आ गया तो कोर्ट में मैजिस्ट्रेट क्या देखेगा, जज क्या देखेगा, सबसे पहले वो एक्यूज्ड को नहीं बुलाएगा, वो देखेगा कि जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है क्या वो सफिशिएंट है एक व्यक्ति को कोर्ट के अंदर किसी ऑफेंस में चार्ज करने के लिए। इसको चार्जशीट करा, क्या वो सफिशिएंट एविडेंस है, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री है, चाहे वो एक्सपर्ट है, चाहे मेडिकल है, किसी भी तरह की एविडेंस, क्या इतने वहां तथ्य है एविडेंस एक्ट के अंदर कि जिससे एक व्यक्ति को पर्टिकुलर सेक्शंस के अंदर, सब्सटेंशियल लॉ के अंदर उसको चार्ज किया जा सकता है। दैट इज कॉल्ड एज इंक्वायरी। इंक्वायरी इसको याद रखिएगा। जब इंक्वायरी हो गई तो क्या करेगा कोर्ट, क्या करेगा, समन करेगा, आप पेश होंगे, वो एक नया प्रोसेस है। उस इंक्वायरी का मतलब होता है कि कोर्ट इज सेटिस्फाइड विद द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द पुलिस दैट सम ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, तो इंक्वायरी हो गई जब, तो इंक्वायरी के बाद जज अपनी अगली प्रोसीडिंग शुरू करेगा और मैटर चला जाएगा कहां, ट्रायल के अंदर। ट्रायल में क्या होगा ये बाद में देखेंगे, ये एक अलग तीसरा प्रोसेस है। फर्स्ट वन, सेकंड वन एंड थर्ड वन के बाद ट्रायल जब कंक्लूड हो जाएगा तो बहस होगी, बहस के बाद फैसला होगा। फैसले को कहते हैं हम जजमेंट। ओके फ्रेंड्स, तो ये है 4 तरह की क्रिमिनल के जो कोर्ट है। क्रिमिनल के अंदर, क्रिमिनल लॉ के अंदर 4 स्टेजेस है, हर केस की 4 स्टेजेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टिगेशन पार्ट, इट इज विद द पुलिस, इट इज ओनली विद द पुलिस, मैजिस्ट्रेट विल नॉट इंक्वायर, विल इंटरफियर इन इट।
लेकिन इसको आप मिसकंस्टिट्यूट मत करना कि मैजिस्ट्रेट के पास तो पेश होते हैं, फिर वो रिमांड देता है, वो एक प्रोसेस है टू फैसिलिटेट दैट इन्वेस्टिगेशन, नॉट ओनली टू इंटरफियर इन द इन्वेस्टिगेशन, दैट इज ओनली फैसिलिटेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सीआरपीसी के अंदर मैजिस्ट्रेट को ये पावर दी गई है कि वो एक कमांड रखे, जो भी पुलिस को एड चाहिए इन्वेस्टिगेशन के अंदर उसको वो फुलफिल करे, उनको सपोर्ट करे। ये है सेकंड वन, हमारे जो अक्यूज के राइट्स है उनको भी सेफगार्ड रखना है। फोर्थ एंड फिफ्थ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हमें राइट्स दिए गए, वो फर्स्ट टॉपिक में आपने पढ़ा था, तो उनको भी सेफगार्ड करना कोर्ट की, कहीं ज्यादती तो नहीं हो रही है, कहीं कुछ और तो नहीं हो रहा है, वो सब भी कोर्ट ने देखना है इन्वेस्टिगेशन के दौरान। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट आ गई तो पुलिस का काम खत्म हो गया, कोर्ट का काम शुरू हो गया। कोर्ट करेगा इंक्वायरी, इंक्वायरी के बाद चलेगा ट्रायल। ट्रायल की तरफ को जब हम बढ़ेंगे, ट्रायल कहां से शुरू होता है? जब सीओसी चार्ज लगता है, चार्ज एंड कंसिडरेशन। जब चार्ज लगेगा, कोर्ट के अंदर एक प्रोसीडिंग रहती है, उसमें चार्ज लगता है, ठीक है, तो वहां से ट्रायल शुरू हो जाएगा। जब एविडेंस की बारी आती है, एविडेंस शुरू हो जाती है, उसे हम कहते हैं ट्रायल। तो यहां दो तरह की बात आ गई, एक आ गई प्री ट्रायल, सॉरी प्री एंड पोस्ट। प्री एंड पोस्ट, प्री ट्रायल है ट्रायल चार्ज लगने से, इंक्वायरी से लेकर ट्रायल चार्ज लगने तक, उसे हम प्री ट्रायल वर्क कहते हैं, प्रोसीजर कहते हैं। उसके बाद जब ट्रायल हो गया शुरू, कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल हो गया, चार्ज लग गया, एविडेंस शुरू हो गई, तो जब तक एक्यूज स्टेटमेंट होती है वहां तक ट्रायल को, उसे ट्रायल कहा जाता है। एक्यूज स्टेटमेंट इज द कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल। एक्यूज स्टेटमेंट, जहां पर आरोपी की स्टेटमेंट होती है 313 के अंदर आईपीसी सीआरपीसी के 313 जिसे हम कहते हैं एक्यूज स्टेटमेंट कहते हैं, तो यहां तक ये ट्रायल होता है। उसके बाद आर्गुमेंट एक बेसिक सा फंडा है, आर्गुमेंट कोई वैसे डेफिनेशन नहीं है सीआरपीसी के अंदर, बट हम अपना केस कंक्लूड करते हैं, दोनों पक्ष, प्रोसिक्यूशन एंड एक्यूज साइड, डिफेंस साइड, और फिर फाइनली जजमेंट आती है। तो आई थिंक इट इज गोइंग टू बी अवॉर्डेड वेरी सून। तो ये चार जो स्टेजेस हैं क्रिमिनल लॉ की, इन्हें आपको समझना है। इंक्वायरी, सॉरी इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल, ये तीन चीजें आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। बतौर एक क्रिमिनल लॉयर ये तीनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसको हम एलोबरेटली करेंगे थोड़ा सा आगे, बट मैंने बेसिकली आपको ये चार्ट के अनुसार समझा दिया है। तो अब हमारे पास अगला जो टॉपिक रहेगा वो आज का समय अब हमारे पास नहीं रहा है, तो इसको हम यहीं कंक्लूड करेंगे आज। कल हम इन्वेस्टिगेशन पार्ट से आगे चलेंगे, इंक्वायरी और ट्रायल को और अच्छे तरीके से समझेंगे। लेकिन इन द मीन टाइम अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी का कोई डाउट है, तो प्लीज जल्दी जल्दी बोल दीजिए। अगर किसी का नहीं है तो एक बार माइक ऑन करके जरा सब बोल दीजिए वी आर सेटिस्फाइड, ताकि मुझे भी जरा खुशी हो। इस तरह 1 घंटा बोलने का जो मैंने यहाँ, बोलिए सर फटाफट बोलिए। 2 मिनट और 25 सेकंड रह गया मेरे पास, 2 मिनट 25 सेकंड के बाद ये अवार्ड हो जाएगी। ओके ओके, डोंट वरी, टेस्ट